हनुमान जी इस बार 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ेंगे। जी। तो वो कौन-सी 2 विधानसभाएँ हैं जिनसे वो चुनाव लड़ेंगे? आपकी कोई बातचीत हुई होगी, आप साथ में रहते हैं। जी, नेताजी ने अपनी एक सीट, जो परंपरागत सीट है विधानसभा क्षेत्र क्योंसर, हुँ। दूसरी सीट के बारे में नेताजी ने कई तरह का विचार विमर्श किया है। मैंने इतना गंभीर चुनावी मुद्दा साहब, ईंट दे दी नकली बताओ। मोदी जी ने अभी जोधपुर में कहा कि राजस्थान में महिलाओं को सम्मान भाजपा हम्म, देगी। मोदी जी खाली कहने की बातें हैं। मोदी जी ने सम्मान संसद के आगे दिया था ना पहलवानों को। देखा हमने मोदी जी कितना सम्मान देते हैं महिलाओं को। फिर नारायण जी बेनीवाल इनको कहाँ से चुनाव लड़ाएँगे? हरिंदर जी मिर्जा में या हबीब साहब में, किसी भी दूसरे नेता में अगर 1% भी इंसानियत है ना, तो उनको नागौर से बाहर अमेरिका चला जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हरिराम। आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, 23 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ में मैदान में उतर चुकी है और इसी एवज में हमारा एक जो एपिसोड चल रहा है, जो विधायक प्रत्याशी है या वर्तमान विधायक है या किसी पार्टी के बड़े नेता जिनके साथ में हम लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। आज हम पहुंचे नागौर और नागौर में जो आज हमारे खास मेहमान है, उनसे मैं आपको परिचित करवा दूं और वैसे परिचय की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जी धोतड़, नमस्कार, जो राम राम। राम राम साहब, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर से एक बड़े नेता और जो क्रांतिकारी विचारों के नेताओं के रूप में जाने जाते हैं और बलदेव राम मिर्दा कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, 2023 का इलेक्शन जिसकी डेट घोषित हो चुकी है, 23 नवंबर को चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कैसी तैयारियां इस चुनाव की चल रही है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो तैयारी की बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं देने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने हमें आमंत्रित किया, आपने याद किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर तैयारी की बात करें, तो पार्टी का गठन आज से करीब 5 साल पहले हुआ था। 5 साल से ही पार्टी पूरे जोर शोर के साथ में मैदान के अंदर उतरी हुई है। हमारी पार्टी उन पार्टियों की तरह नहीं है कि जब चुनाव छाती पे आते हैं तो मैदान में जाते हैं। हमारी पार्टी उनकी तरह नहीं है कि उनके नेता दिल्ली और जयपुर में बैठे रहते हैं और चुनाव के समय वो फील्ड में दिखते हैं। हम्म। हमारे नेता हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल और अन्य जो पहली दर्जे के नेता हैं, वो सारे के सारे पूरे 5 साल फील्ड में रहते हैं और यही फर्क दूसरों में और हमारे अंदर है। इसी वजह से हम पूरे क्षेत्र के अंदर अभी मजबूती से सबसे आगे डटे हुए हैं। पार्टी का गठन जब 18 में हुआ जी। और उससे पहले जो रोड शो हुआ था, तो उसमें हम शामिल थे। रोड शो में वहां गए थे हम। पार्टी का गठन हुआ उस दिन भी हम वहां थे और उस दिन जो लोगों का जो समर्थन मिला, क्या वही समर्थन अभी बरकरार है? मैं कहूंगा कि वो समर्थन अब बरकरार नहीं है, उससे दुगुना समर्थन, उससे 10 गुना समर्थन अभी चल रहा है पार्टी के अंदर। मैं रोड शो जिसकी आप बात कर रहे हैं, 29 अक्टूबर को जयपुर में सभा हुई थी, दोनों सभाओं में हम भी मौजूद थे पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते। वहां जो संख्या थी और अब जो पार्टी की मेंबरशिप हुई है, अभी सदस्यता मेंबरशिप अभियान वाला जो ये। सदस्यता अभियान हुई, उसके अंदर 25 लाख से ज्यादा मेंबर पार्टी के अंदर जोड़ दिए गए। तो ये 25 लाख मेंबर नहीं, 25 लाख कार्यकर्ता हमने पार्टी के अंदर जोड़े। अब ये कार्यकर्ता अगर एक कार्यकर्ता अगर 5 लोगों को अपने साथ लेके आए, तो इस संख्या करोड़ से ऊपर की जाएगी और यही चुनाव के नतीजे होने वाले हैं आपकी बात। अभी आप नागौर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं ये इस पे प्राथमिकता देना चाहूंगा कि नागौर की वर्तमान की क्या समस्याएं हैं और दूसरा कि अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से, तो आपका नागौर को लेकर के क्या विजन रहेगा? नागौर में क्या बदलाव आप देखना चाहोगे? देखिए, नागौर जो है ना, ये अपने नाम से ही अपनी पूरी बात बता देता है। जिसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया, ये वो नागौर है। नागौर का चुनाव हमेशा से जाति और धर्म के आधार पर लड़ा जाता रहा। कोई भी नेता आता है, वो कहता है मैं हिंदू हूं, दूसरा कहता है मैं मुसलमान हूं, मुझे हिंदुओं के वोट दे दो, मुझे मुसलमानों के वोट दे लो। वो अपने वोट लेकर के चुनाव जीत के चले जाते हैं और यही कारण रहा है कि इस नागौर पर किसी ने गौर नहीं करा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो नेता चुन के जाएगा ना साहब, वो हम्म। विकास की बात नहीं करेगा। हम्म। आज नागौर के अंदर 2 पुलिये अभी अधूरे पड़े हैं। सब अधूरे क्या पड़े हैं, बस मतलब काम शुरू हुआ छूट गए, बड़े नहीं कभी। हम्म। सड़कों से ज्यादा यहाँ गड्ढे हैं। पानी की यहाँ कोई बात नहीं करता, बिजली की यहाँ कोई बात नहीं करता, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता। और नेताओं की क्या गलती, नेता तो जाति और धर्म के आधार पर चुनकर आए हैं। जो समाज थे, उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर वोट दिए। अच्छा, विकास के नाम तो पर दिए ही विकास के नहीं। नाम पर जब वोट ही नहीं दिया गया, तो नेता के पास जाते हैं। नागौर के विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक धर्म जाति को नहीं जोड़ना चाहूंगा। नेताजी के पास जाओ तो कहते हैं साहब मेरा तो सरकार नहीं है, मैं तो राज में नहीं हूं। तो नेताजी, ये तो हमारी गलती है, हमने आपको वोट देकर गलती कर दी।
नागौर का राज तो नेताजी आपको दे दिया, अब आप काम करो। काम कराने का बोलो तो नहीं भैया मेरा तो राज नहीं, मैं काम क्यों कराऊं। और वो तो अपने लोगों को कहते फिरते हैं भाई वोट तो मेरे को अगली बार फिर देंगे क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरे सामने मुसलमान चुनाव लड़ेगा। तो भाई यहाँ विकास की भी बात ही नहीं करता है। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, 2 पुलिया नागौर के अंदर अभी तक चालू नहीं हुए, सड़कें कहीं बनी नहीं। आप नगर पालिका में चले जाओ, नरक पालिका है वो। आम आदमी वहां पे अगर एक पानी का कनेक्शन कराने जाए ना साहब, तो उसको वहां पर बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं। एक बार की बात बताओ, एक कोई आदमी पानी का कनेक्शन कराने गया, पहले तो उसको भेजा पीएचईडी डिपार्टमेंट, फिर भेजा नगर परिषद, फिर बोला सेठ जी नहीं आए, बड़े अधिकारी नहीं आए, बड़े बाबूजी नहीं आए। 1 महीने तक वो आदमी घूमा। घूमने के बाद में उसने 500 रुपए दिए और एक अवैध कनेक्शन करा लिया पानी का। जितने अधिकारी छुट्टी पे चल रहे थे ना, सब अधिकारी अगले दिन उसके घर आ गए और कहा भाई तूने अवैध कनेक्शन कैसे करा लिया, अब हमको रिश्वत दे। ये स्थिति नागौर की है। सुनने वाला कोई है नहीं, बात करने वाला कोई है नहीं। आप ये स्थिति नागौर। आपने कहा कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन नाम हम ले रहे हैं कि नागौर से वर्तमान विधायक है भारतीय जनता पार्टी से मोहनराम चौधरी। जी उनका एक स्टेटमेंट आया था पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था जी विनेश फोगाट के जी ऊपर, उनकी एक टिप्पणी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था यहाँ जी पर। आपने सुना हो तो। बिल्कुल देखा है हमने साहब। देखो ये क्या है कि ये सब पार्टियों के कपड़े पहन के बैठे हैं। इनको पता है कि हम अगर पार्टियों की चाटुकारिता करेंगे तभी हमको टिकट मिलेगा। अब ये वो बात भूल गए कि भाई जिन समाज से आप आते हो, जिस समाज के सहयोग से, जिस समाज के वोट से आप विधानसभा का सफर कर रहे हो, उस समाज को आप भूल रहे हो तो आपको तो मुंह की खानी पड़ेगी ना। अब वो कहते हैं कि जो ये पहलवान बैठे हैं वो तो राजनीतिक हथियार है, उनको राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अरे नेताजी आप तो खुद राजनीतिक टूल बन के बैठे हो। ये बड़ी कड़े शब्दों में हम उसकी निंदा करते हैं। मोदी जी ने अभी जोधपुर में कहा कि राजस्थान में महिलाओं को सम्मान भाजपा देगी। मोदी जी खाली कहने की बातें हैं। मोदी जी ने सम्मान संसद के आगे दिया था ना पहलवानों को। देखा हमने मोदी जी कितना सम्मान देते हैं महिलाओं को। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। महिलाओं की जो पहलवानों की फोटो थी तो देख ली मोदी जी के सम्मान की, इससे छिपा हुआ नहीं है कुछ। आप नागौर से हैं, आप नेताजी के करीबी है काफी, तो हनुमान जी इस बार 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ेंगे। जी तो वो कौन सी 2 विधानसभाएं हैं जिनसे वो चुनाव लड़ेंगे? आपकी कोई बातचीत हुई होगी, आप साथ में रहते हैं। जी मेरी नेताजी से अक्सर बातचीत होती रहती है इस संबंध में। नेताजी ने अपनी एक सीट, जो परंपरागत सीट है विधानसभा क्षेत्र क्योंसर, जिसको उन्होंने यूं समझो उनकी कर्म भूमि रही है, जहां से लगातार हमेशा वहीं से से वो लगातार 3 बार लगातार वहां से विधायक चुने गए हैं। एक सीट तो नेताजी की वो रहेगी क्योंसर। क्यों सर की। दूसरी सीट के बारे में नेताजी ने कई तरह का विचार विमर्श किया है। वो ऐसी सीट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अंदर कई शॉर्ट लिस्ट भी करी है उन्होंने, 3 से 4 सीटें। जो बड़ा कहीं नेता अगर नेताजी को अगर चैलेंज करे तो नेताजी का मानना है कि मैं उस सीट से जाकर वहां उसको हराऊंगा। अच्छा, उनके जो बिल्कुल चैलेंज चुनौती। बिल्कुल जो चुनौतियां दे रहे हैं, जिसके अंदर देखो सबसे पहला नाम मैं बताऊं, बायतू के अंदर अगर हरीश चौधरी चुनाव लड़ता है और अगर वो चैलेंज करे नेताजी को, तो नेताजी हमेशा चैलेंज को स्वीकार करने वाला आदमी है। ओसिया में अगर दिव्या दिव्या मदेरणा मदेरणा। चैलेंज करे अगर नेताजी को, आओ यहाँ से चुनाव लड़ो, तो नेताजी वहां से चुनाव लड़ेंगे। नेताजी को अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो नेताजी उसको उसके गढ़ में जाकर उसके घर में हरा कर आएंगे। तो दूसरी सीट वो होगी जो अगर कोई नेता ये कहे कि हनुमान बेनीवाल के अंदर ताकत है तो हमारे सामने है, तो उसको वहां जाकर आएंगे। तो हनुमान जी अगर खींवसर से चुनाव लड़ते हैं, एक सीट का आपने जिक्र किया जी जो निश्चित आपने बताई है, फिर नारायण जी बेनीवाल इनको कहां से चुनाव लड़ाएंगे? देखिए नारायण जी बेनीवाल का इतिहास मैं आपको बताऊं, नारायण जी बेनीवाल हमेशा से पार्टी के, हम उनको नेता मानते हैं और वो निसंकोच नेता है, लेकिन नारायण जी बेनीवाल अपने आप को पार्टी का नेता नहीं पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं। नारायण जी बेनीवाल अक्सर कहीं कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहला कार्यकर्ता हूं, और वो बिल्कुल सही है उनकी बात। तो नारायण जी बेनीवाल ने 2018 के अंदर भी एज ए कार्यकर्ता बनकर काम किया था, क्योंकि बड़ा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, मैनेजमेंट के लिए भी कोई मजबूत आदमी चाहिए। पर मेरा मानना है कि नारायण जी को मैनेजमेंट के साथ साथ चुनाव लड़ना चाहिए। नागौर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं या अन्य कोई भी मजबूत सीट, नागौर के आसपास के इलाकों में जो मजबूत सीट है वहां से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी को मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ साथ मजबूत नेताओं की भी आवश्यकता है। तो नारायण जी अभी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं, मैं एक पार्टी विचारधारा के तौर पर मानता हूं उनको नागौर या किसी अन्य मजबूत सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जो आपने देखी होगी, जी हमने भी देखी है, हमने काफी जगह कवर भी की है। जी आपकी पार्टी की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा अभी चल रही है और उसका तीसरा चरण है जो अभी कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। जी 1-2 दिन में, शायद उनकी तारीख अभी आई नहीं है। सत्ता संकल्प यात्रा में आप भी गए, बिल्कुल। कैसा माहौल रहा सत्ता संकल्प सत्ता यात्रा? संकल्प यात्रा का जो माहौल है ना साहब,
आपने खुद, आप मीडिया पर्सन है, आप समझ पाएंगे कि जो मोदी और शाह या फिर राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं की एक पूरी प्री प्लान करके जो सभा होती है ना, उसके बराबर तो नेताजी की सभा के गली नुक्कड़ गांव चौराहों के अंदर लोग आ रहे हैं। नेताजी एक दिन में 5-5 सभा कर रहे हैं और सभी 5 सभाओं के अंदर मोदी से ज्यादा भीड़ आ रही है। और मोदी की सभा के तो अपन कई वीडियो देखते हैं। जोधपुर की सभा का एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा। उसके अंदर लोग कह रहे हैं हमको हजार-हजार रुपए देकर 2 घंटे के लिए बुलाया था। अब 4 घंटे हो गए, हमें तो रुपए और दो। नहीं, ये स्थिति है इन बड़े नेताओं की उनमें सभाओं की। उनमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था। वो वीडियो शायद साउथ इंडिया का समथिंग ऐसा था और उन पे ये टैग लगा दिया कि ये जोधपुर की रैली की है और उनको हमने फैक्ट चेक साहब में ये भी। हर जगह होता है यार। राहुल गांधी की सभाओं में ऐसा होता है, नागौर की सभाओं में हमने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नागौर की सभाओं में ऐसा हो रहा है। लोग पैसा देकर, और अगर वो, चलो मजदूरों की अगर आप बात करो पैसे की, तो बीजेपी या कांग्रेस की जब सभा होती है ना, तो इनके गाड़ियां लगाई जाती है, खाने के पैकेट ये लाके देते हैं। ये सरपंच लेवल तक का इनका जो जनप्रतिनिधि होता है उसको ये पाबंद करते हैं कि सरपंच साहब 2 गाड़ी आप भेजोगे, 2 गाड़ियों में इतने आदमी गिनाओगे आप वहां ले जाकर के। आरएलबी में ऐसा नहीं होता। आरएलबी में जितने भी लोग आते हैं वो खुद के खर्चे पर, खुद के अपनी हिम्मत से अपने सब मैनेज करके आते हैं। तो कितना फर्क है साहब, एक कार्यकर्ता अपनी खुद की ऊर्जा लगाकर, अपना खुद का पैसा लगाकर आप कितना दुगनी हिम्मत से काम करेगा। जब कांग्रेस की सभाएं होती है साहब, आप कह रहे हो पैसे की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। कांग्रेस की सभा के अंदर आप नरेगा के वो मजदूरों को बुलाते हैं, वो ये संविदा कर्मियों को वो बुलाते हैं, ये जो आंगनबाड़ी सरकारी की महिला अधिकारी है है। उनको बुलाते हैं, सरकारी अधिकारियों को वो पाबंद करते हैं, मास्टरों पटवारियों को ये छोड़ते नहीं है, ये उनको लाभार्थियों कहते हैं आप आकर के यहाँ बैठो। तब तो इनकी भीड़ होती है। ये आदमी तो, ये एक तरह से खरीदे हुए आदमी हो गए साहब। ये कह रहे हैं हम तुमको तनख्वाह दे रहे हैं, तुम यहाँ पे हो। नगर पालिका के अंदर जो सफाई कर्मी महिला और आदमी होती है उनको ये पाबंद करते हैं, आज तुम्हारी शहर में छुट्टी है, तुम वहां सभा स्थल पे आओ। तो इस तरह से तो ये भीड़ करते हैं। और आरएलपी की सभा देखो, एक खाली नेताजी ने सोशल मीडिया पे लिख दिया उस दिन वहां सभा है, और अपने आप लोग पहुंच जाते हैं। तो कितना फर्क है। नागौर से आप आरएलपी के टक्कर में किसको मान रहे हैं? आपका सीधा चुनाव बीजेपी के साथ में हो रहा है, कांग्रेस के साथ में हो रहा है देखिए नागौर से? हमारा सीधा चुनाव हो रहा है जाति पाति की जो बात कर रहे हैं ना, उनको तोड़ने वालों के साथ। हरिंदर जी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, हम्म। हबीबुर रहमान जी यहाँ से दावेदारी कर हम्म। रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक बड़ी मीटिंग थी, उसमें आपस में झगड़ा भी हो गया था। हम्म। टिकट के बंटवारे को लेकर के ऐसा कुछ यहाँ पे लफड़ा भी हुआ था। हम्म। तो क्या लगता है हरिंदर जी मिर्दा को यहाँ से टिकट मिलता है तो आरएलपी को टक्कर दे पाएंगे? देखो टिकट मिलना नहीं मिलना उनके अंदर की बात है, पार्टी उनके फर्म की बात है। मैं तो ये कहूंगा, हरिंदर जी मिर्जा में या हबीब साहब में, किसी भी दूसरे नेता में अगर 1% भी इंसानियत है ना, तो उनको नागौर से बाहर अमेरिका चला जाना चाहिए। 5 साल में साहब कहीं दिखाई नहीं देते। चुनाव जब चल रहा होता है ना, हरेंद्र जी के तो बारे में हमने ये सुना है, जब चल रहा होता है ना तो अभी शनिवार रविवार को कहते हैं मेरे को जयपुर जाना है, मेरे को काम है, छुट्टी लेनी है। अरे यार 5 साल में आपने दिखते नहीं हो। चुनाव होता है, बारिश के समय जैसे मेंढक निकलते हैं आप निकल के आ जाते हो। आपको 1% भी इंसानियत नहीं है। और जनता भी अब समझदार हो गई, अब जनता भी इनसे सवाल पूछती है। अब हरेंद्र जी और हबीब साहब गांव में जाने से डरते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, अरे नेताजी 5 साल पहले दिखे थे, हाँ गटे। जब जरूरत होती है तब आरएलपी खड़ी रहती है, कोई परेशानी में होता है तो आरएलपी को याद करते हैं। कोई हाईवे पे दुर्घटना हो गई, कोई टोल वाले ने रोक लिया, पुलिस ने रोक लिया, बारिश से फसल खराब हो गई, तब तो आरएलपी मदद कर रही है। तो अब जनता भी समझदार है साहब, इनसे पूछती है, डरते हैं, अब गांव नहीं जाते। और देखना हरेंद्र जी टिकट मांगने के लिए तो आ गए, अभी कहाँ है हरेंद्र जी? हाँ, आचार वापिस संहिता लग गई, अब हरेंद्र जी कहाँ वापिस है? दिखाई नहीं अब दिए। हबीब साहब कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ साहब, ज्योति मिर्धा का कोई नहीं नेता यहाँ पे, कोई नेता है ही नहीं। केवल कौन है? आरएलपी के नेता, हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, मेरे जैसे कार्यकर्ता। हम यहाँ ऑफिस लेके बैठे हैं। तो ये नेता टिकट तो ले लेंगे, और साहब वोट कहाँ से लाएंगे? इनके पास अब वोट नहीं है। एक आखिरी हमारा छोटा सा सवाल रहेगा कि चौटाला जी ने चुनौती दी थी कि हम राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल के गढ़ में उन्होंने काफी प्रचार प्रसार भी किया था और जी अभी 25 सितंबर को सीकर में उन्होंने एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया था। जी तो चौटाला जी यहाँ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है उनका हरियाणा में, जी। क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? देखो फर्क तो चौटाले जी का यही है, खाली ठीक है थोड़ा समय और पैसा खराब करके चले जाएंगे, यहाँ पे उनको मिलना कुछ भी नहीं है। क्योंकि चौटाला जी की जो दोहरी राजनीति है सब समझते हैं साहब। चौटाला जी अभी डिप्टी सीएम, हम्म। उनके पिताजी सांसद, वो खुद पहले लोकसभा में सांसद थे पिछले टर्म के अंदर, और हमेशा से वो चुनाव लड़ते जीतते आए हैं। यहाँ राजस्थान में आते हैं उनको तेजा जी याद आ जाते हैं। उन्होंने कभी कितनी बार लोकसभा में तेजा जी का जयकारा लगाया, कितनी बार उन्होंने विधानसभा में अपने तेजा जी का जयकारा लगाया, या उनके ज्यूरिडिक्शन में उन्होंने तेजा जी का कब नाम लिया, कितने उन्होंने वहां तेजा जी के मंदिर बनवा दिए।
अरे भाई सब समझते हैं कि अट आर थे तेजा जी को नाम लो तो राजनीति खातर लो। अगर तुम्हारे अंदर वाकई में तेजा जी के प्रति आस्था थी तो तुम्हारे पास हरियाणा में भी खूब मौके थे, वहां कर लेते। लेकिन ये आस्था नहीं है, ये केवल दिखावे की राजनीति है। और आम आदमी सब जानता है साहब, चुनावी मुद्दे हैं ये। सब साहब चुनावी मुद्दा है साहब, इसलिए कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं। इतना गंभीर चुनावी मुद्दा साहब, ईंट दे दी नकली, बताओ इससे ज्यादा तुम्हारी मतलब गलत आस्था क्या होगी ये तेजा जी अगर के वो प्रति? जेसीबी से खुदाई के समय अगर उस हाँ। पे कुछ निशान होकर के वो बाहर नहीं निकलती तो फिर तो वो नहीं निकलती तो इनका चुनावी मुद्दा वहां सक्सेस हो जाता ना। ये मतलब अपनी झूठी आस्था हमारे सामने सच्ची साबित करके चले जाते साहब। पर इनकी झूठी आस्था तो सब जग जाहिर हो गई ना। आम आदमी सोशल मीडिया आप जैसे लोगों की वजह से देखता है, और सब आम आदमियों को पता है, आम जनता को पता है कि भाई झूठी आस्था दिखा रहे हैं। इनके पास कोई तेजा जी के प्रति भावना होते तो पूर्व में ये साबित कर चुके होते। कितनी झूठी बात है कि इन्होंने रखी कि साहब हमारे घर का नाम तेजा खेड़ा है। इनके दादा परदादाओं का नाम तेजाराम था, उसके नाम पे तो इन्होंने घर का नाम रखा, और यहाँ आके कह रहे हैं मेरे घर का नाम तेजा खेड़ा है। इतनी झूठी आस्था है साहब। तो झूठी आस्था से तेजा जी भी इनको कभी पास नहीं होने देंगे यहाँ पे। तो सुरेंद्र जी दोतड़े जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के क्रांतिकारी नेता है, इनके साथ हमने चुनावी चर्चा की, सत्ता संकल्प यात्रा, हनुमान जी के जो चुनाव लड़ने का मामला है और तमाम जो दल है उनके बारे में भी हमने चर्चा की। और इनके साथ में जो आज का सकारात्मक इंटरव्यू रहा, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अगर यहाँ तक पहुंचे तो इसको शेयर जरूर करें। और दोतड़ साहब आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आपने धन्यवाद, समय निकाला। नमस्कार, राम राम।